हम लोग कई बार साहब सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं पहला सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा। टाइम इज प्रीशियस, सबको पता है कि टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मत पढ़ना, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, एग्जाम निकालने के लिए सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज की मदद से हम ये चेक करते हैं कि एग्जाम में जो पूछा आएगा, क्या एग्जाम की जो तैयारी चाहिए, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित शर्मा, एक्स-IAS ऑफिसर, आपका बहुत सारा स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में, गेट वाला में। तो देखिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को हम कैसे क्रैक करें, कैसे उसमें सेलेक्ट हो, और 2025 के एग्जाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो इन सारी बातों को चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं फटाफट। तो कंप्लीट रोड मैप हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर देख लें पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा, तो हमारा जनरल स्टडीज पेपर होता है, राइट। प्रीलिम्स, सबसे पहले प्रीलिम्स पेपर होगा, जनरल स्टडीज पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, 100 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा ये। और उसी दिन आपका दूसरा पेपर होगा, जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होगा, पहले जनरल स्टडीज का होता है, फिर आपका इंजीनियरिंग, जो भी आपका इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग का सिलेबस है, उसका भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें 150 सवाल होंगे, हर सवाल 200 नंबर का होगा, हर सवाल 2 नंबर का होगा, और टोटल पेपर 300 नंबर का होगा। तो प्रीलिम्स जो आपका है वो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 500 नंबर का आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। अब हम मेंस सब्जेक्ट की बात करें, राइट। जब आप प्रीलिम्स का कट ऑफ पार करते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। मेंस एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पेपर 1, पेपर 2। हर एक पेपर आपका 300 नंबर का होगा। इसमें 8 सवाल मिलते हैं, और 8 सवाल 2 सेक्शन में बटे होते हैं। सेक्शन 1 में 4 सवाल, सेक्शन 2 में, ठीक है, 4 सवाल होते हैं। टोटल आपको 5 सवाल करने होते हैं। एक सवाल, पूरा का पूरा सवाल 60 नंबर का होता है, तो ठीक है, 60 × 5 300। इस तरीके से आपका 300 नंबर का पेपर बनता है, राइट। ये आपका 300 नंबर हो गया। अब प्रीलिम्स के नंबर और मेंस के नंबर अगर हम जोड़ देते हैं, उसके बाद आपका कट ऑफ बनता है, वो इंटरव्यू बनता है। इंटरव्यू हम जनरल भाषा में कहते हैं, बट यूपीएससी की भाषा में ये एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका 200 नंबर का होगा। अब फाइनली इन तीनों के नंबर जोड़ के जो आपका कट ऑफ बनेगा, वो सिलेक्शन की लिस्ट का कट ऑफ होता है। तो ये प्रोसीजर होता है फटाफट, राइट। अब एग्जाम कब है? प्रीलिम्स का एग्जाम 2025 का आपका 9 फरवरी 2025 को है, ठीक है। मेंस का एग्जाम 22 जून 2025 को है। ये आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेंगे, राइट। अब अगर हम बात करें कि कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो देखो, आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट है और आपके जो जीएस पेपर है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो कि 9 फरवरी को होने वाला है, राइट, ये आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पहले टेक्निकल पढ़ लो और फिर एकदम से बैठ के आप, ठीक है, जनरल स्टडीज के पेपर की तैयारी करो। दिन का कुछ पोर्शन, जैसे कि 70% पोर्शन आप टेक्निकल पेपर के लिए दे दो, और 20-30 पोर्शन आप, ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर के लिए दे दो। जनरल स्टडीज को कई लोग नॉन टेक्निकल कहते हैं, नॉन टेक्निकल नहीं है ये, ठीक है, ये आपका जनरल स्टडीज पेपर है ये, राइट। फिर कंप्लीट सिलेबस आपका 8 महीने में हो जाना चाहिए। अगर आज से बात करी जाए, जिस समय पे मैं वीडियो बना रहा हूं, तब दिसंबर तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, और लगभग आपके पास 1 महीने 7-8 दिन बचते हैं, राइट। फिर आप अपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो अक्टूबर 2024 से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये आपके पास 3 महीने होते हैं जब आप अपनी तैयारी के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। फिर दिसंबर के अंत आते आते या मिड ऑफ दिसंबर से आप अपना फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। तो मिड ऑफ दिसंबर हो गया, और आपके पास जनवरी का पूरा महीना हो गया, तो इनफ टाइम रहता है, ये आपके पास 40-45 दिन का समय रहेगा, जिसमें आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। और इस दौरान जो आप गलतियां करते हो उसे सुधारोगे, जिस पे भी आगे बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज को कैसे अप्रोच किया जाए, सारी बातें यहां पे बताई जाएंगी। अब सबसे पहले आप अपने ब्रांच के फंडामेंटल सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो। मैं इन्हीं 4 ब्रांच का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि भाई इन्हीं 4 ब्रांच से आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम स्टार्ट करते हो, राइट। तो आप सबसे पहले अपने फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट करो।
वो सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि हर ब्रांच में कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जिनका एप्लीकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल कोर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे बाकी के समय जब मैं आगे के सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो उन्हें पढ़ने में मुझे मदद मिले, ठीक है, उन्हें पढ़ने में मुझे मदद मिले, राइट। अब हाउ टू कवर ए सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कैसे कवर करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप अपने क्लास नोट्स उठाइए, ठीक है। क्लास नोट्स के साथ साथ आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, साथ में आपके पास गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होने चाहिए। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपको गाइडेंस देंगे, पढ़ने में मदद करेंगे कि साहब एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाओ और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा सा लेट गो करके आगे बढ़ो। और मैं आपको ये बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको 100% परफेक्शन नहीं चाहिए। 100% परफेक्शन केवल और केवल आपको चाहिए टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेरे पास क्वालिफाई करने की, ठीक है, अप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, जरूरतमंद नॉलेज होनी चाहिए। तो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट मत बनिएगा, क्योंकि एक्सपर्ट बनने में आप बहुत सारा अपना समय बर्बाद कर दोगे और जो कि लास्ट में जाके आपको वेस्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे एग्जाम के करीब पहुंचते जाओगे तो आपका काफी सिलेबस बचा रहेगा और जो आप पे प्रेशर बनाता रहेगा। इसीलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको सब्जेक्ट को सुपरफिशियल भी नहीं पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट को, ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं उतरना है, इतनी डेप्थ में भी नहीं उतरना है कि वापस ना आ पाओ। अब इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखो कि भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट वाला की भी, आपकी गेट की पीवाईक्यू अवेलेबल है मार्केट में जो कि बहुत ही अच्छी है। ईएससी की पीवाईक्यू हम जल्दी ही दे रहे हैं, राइट। फिर अगर आप किसी अच्छे टीचर के क्लास नोट्स उठा लेते हो, ठीक है, जो कि ईएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपको उससे बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है चीजों को समझने में। तो वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, राइट। फिर अब देखो, हम लोग कई बार साहब सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, पहला सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, और उसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि सर मेरे पीछे के सब्जेक्ट तो छूट गए, ठीक है, जो मैंने पढ़ा था वो तो अब मैं भूलने लगा हूं, तो अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ लो, ये मेक श्योर करो दिन का कुछ परसेंट समय जरूर आप अपने प्रीवियस पढ़े हुए सब्जेक्ट को रिवाइज करो। उन्हें आप रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहला रिवीजन आपका डिटेल नोट से होना चाहिए, दूसरा सेट ऑफ रिवीजन आपका पीवाईक्यू के थ्रू होना चाहिए, और तीसरा सेट ऑफ रिवीजन आपका शॉर्ट नोट्स के थ्रू होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक XYZ सब्जेक्ट पढ़ लिया और अब मैं ABC सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, ठीक है, दोनों ही एक एक महीने के या लंबे लंबे सब्जेक्ट थे, तो मैंने क्या करा कि मैं ABC सब्जेक्ट पढ़ते समय, ठीक है, XY सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स उठा के देखूंगा, और अगली बार अब मैं जब XYZ सब्जेक्ट पे जाऊंगा, ठीक है, रिवाइज करने के लिए, तो मैं डिटेल नोट्स नहीं पढ़ूंगा, रैदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा। और जब मैं पढ़ रहा था तब तो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए ही थे, बट मैं फिर से दोबारा देखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू भी कई बार मुझे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। और ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है क्वेश्चन के थ्रू सब्जेक्ट को रिवाइज करना, क्योंकि ये आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि यार मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट रिवाइज किया था, अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट मुझे रिटेन कितना हुआ है, क्योंकि एग्जाम के दिन एटलीस्ट, ठीक है, मुझे इतना याद होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट को रिप्रोड्यूस कर पाऊं एग्जाम सिचुएशन में। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपनी पुरानी नॉलेज को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जाम में भी मेरे साथ ऐसा होगा कि वो सब्जेक्ट मैंने कुछ समय पहले पढ़ा होगा, तो अब मैं ये चेक करता हूं कि मेरा रिवीजन कितना है, मुझे सब्जेक्ट में कितना याद है, तो वो आप क्वेश्चंस के माध्यम से चेक कर रहे हो। और अगली बार जब मैं उसका थर्ड रिवीजन कोशिश करूंगा, तो मैं शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने डिटेल नोट्स पढ़ा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन किया, अब मैं शॉर्ट नोट्स को करूंगा, राइट। फिर से जब आप इस साइकिल को दोहराओगे तो फिर से डिटेल नोट्स, ठीक है, पीवाईक्यू, और इस बार पीवाईक्यू करते वक्त आपको केवल उन्हीं सवाल को टच करना है जो आपको करने में डिफिकल्टी हुई थी, राइट। और फिर आप शॉर्ट नोट्स, तो आपके 5-6 बार किसी भी एक सब्जेक्ट के रिवीजन हो जाने चाहिए। और अगली बार जब भी आप रिवीजन करते हो तो ये नोटिस करोगे आपको पिछले रिवीजन से 50% टाइम लगता जाएगा, हमेशा रिवीजन का टाइम कम होता जाएगा, राइट। तो ये आपका रिवीजन का टेक्निक हो गया। अब
बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि साहब जनरल स्टडीज पेपर को कैसे अप्रोच किया जाए। कई स्टूडेंट्स, कई बच्चे जनरल स्टडीज के पेपर को बहुत लाइट लेते हैं। साहब लाइट नहीं है ये पेपर। आपने देखा है कि बेसिकली इस पेपर का काफी हैवी वेटेज है। 500 नंबर के प्रीलिम्स में 200 नंबर का इसका वेटेज है और 2 घंटे का ये पेपर होता है। तो साहब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन के लिए। तो जनरल स्टडीज पेपर को कैसे किया जाए? अगर जनरल स्टडीज पेपर में आप अच्छा करते हो तो साहब ये आपकी नैया को, सिलेक्शन रूपी नैया को नदिया के पार भी ले जा सकता है। अगर आप इसे कबाड़ कर देते हो, बेकार कर देते हो, अच्छे से तैयार नहीं करते हो, तो ये आप सिलेक्शन रूपी नैया को डुबा भी सकता है। तो आपको इस पेपर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब क्या क्या टॉपिक होते हैं यहां पे आप देख रहे होगे 8 टॉपिक लिखे हुए हैं, राइट? ठीक है, 8 टॉपिक आपके लिखे हुए हैं। 2 टॉपिक और है जो कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है, जिस पे मैं आऊंगा। अब ये 8 टॉपिक है। अगर एवरेज मार्क्स देखोगे पिछले ईयर्स में तो क्या रहे हैं, तो करंट अफेयर्स, ठीक है, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, एनर्जी एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, आईसीटी, एथिक्स। अब देखो इसमें से कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने कॉलेज में पढ़े होंगे और जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट होंगे। अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हो। तो कम से कम इसमें से अगर मैथ्स और एप्टीट्यूड हटा देते हो तो 6 सब्जेक्ट जरूर तैयार करके जाना। जैसे कि मैकेनिकल वाले होंगे तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी, डिजाइन ड्राइंग, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस और एनर्जी एनवायरनमेंट, इनको जरूर प्रेफर करेंगे। और एथिक्स को भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, राइट? तो आप इसमें से 1-2 टॉपिक को छोड़ सकते हो, बट उससे ज्यादा छोड़ना, ठीक है, सजेस्टेबल नहीं है। ये आपका वेटेज हो गया इन टॉपिक्स का। बट मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि हमेशा आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को और एप्टीट्यूड को अच्छे से वेटेज देना, क्योंकि ये 2 टॉपिक आपके गेट एग्जाम में भी आते हैं और गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज लगभग सेम सैंपल स्पेस, ठीक है, एस्पिरेंट का जो सेम तबका है, ठीक है, वो इस पेपर को, ठीक है, अप्रोच करता है। सीरियस एस्पिरेंट जो भी होंगे हर एक ब्रांच में, वो गेट भी देगा और आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन भी देगा। और दोनों के टॉपर्स लगभग लगभग कॉमन भी पाए जाते हैं, ठीक है, कॉमन भी पाए जाते हैं। बिल्कुल जनरलाइज बात नहीं है, बट ऐसा देखा गया है, पास्ट ईयर्स में देखा गया है, राइट? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर देखा जाए तो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, कितना हैवी डिस्ट्रीब्यूशन है। 24 में 60 नंबर का आया था, राइट? ठीक है, फिर आपका ये 200 में से है, 23 में 60 नंबर का आया था, 22 में 54 नंबर का आया था, 21 में 60 नंबर का आया था, 20 में 40 नंबर का आया था। तो अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड अच्छे से कर लेते हो तो इसमें से आपके कम से कम 50 नंबर या 45 से 50 नंबर पक्के हो जाते हैं। और लगभग अगर आप 80 नंबर लाते हो पेपर 1 में तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 200 में से 80-90 नंबर लाते हो तो अच्छा स्कोर माना जाता है। और 100 के ऊपर का स्कोर एक्सेप्शनल माना जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल माना जाता है, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये आपको मद्देनजर रखनी है कि मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स को जरूर करके जाना है। तो ये अगर इसे अच्छे से करके जाओगे तो ये आपको थोड़ा सा फ्रीडम दे देगा कि इसमें से 1-2 टॉपिक को आप छोड़ पाओ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपको बाकी एग्जाम, गेट एग्जाम में भी मदद करेगा, राइट? तो ये आपका इसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब अगर आपकी बात करी जाए, ठीक है, कि हमें सर क्या करना चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो यहां पे आप देख रहे हो, ठीक है, कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, ये कहावत है, ठीक है, मैन और गर्ल और वुमेन, ठीक है, मैं जेंडर वाइज यहां पे नहीं जा रहा हूं। अब पॉइंट क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस को परफेक्ट करोगे तो सिलेक्शन पक्का होना है। प्रैक्टिस भी मुझे इस तरीके से करनी है कि मैं एग्जाम में, ठीक है, पेपर दे रहा हूं। लाइक अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। तो पहले चरण में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, कन्वेंशनल थ्योरी पेपर में आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। तो अब ये समझिए कि मैं जब अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूं तो मैं अपने आप को कैलकुलेटर से बचा के रखूंगा, कैलकुलेटर से दूर रखूंगा। तो मैं अभी भी प्रैक्टिस हाथ से कर रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, मैं मैनुअल कैलकुलेशन करूंगा रादर मैं कैलकुलेटर की सहायता लेने से। क्यों? क्योंकि जिस दिन मुझे पेपर देना है, उस दिन ऑब्जेक्टिव का पेपर देना है, उस दिन मेरे पास साहब कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। और ये मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान, ठीक है, अपने पे लागू की थी और जिन्होंने मेरे लिए काम किया और मेरा
सिलेक्शन मेक श्योर किया, राइट। तो प्रैक्टिस करते समय भी आप चीजों को सीरियस लेना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस को सीरियस लोगे तभी आप परफेक्शन की तरफ धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे, राइट। और यही आपको टेस्ट सीरीज में भी करना है, यही आपको, ठीक है, डिटेल नोट्स पढ़ते वक्त भी करना है, यही शॉर्ट नोट्स और रिवीजन करते वक्त भी करना है। आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल अटरली सीरियस लेना है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। अब हम आ जाते हैं कि प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर किस किस एग्जाम के लगाने चाहिए, तो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है, आपको गेट का प्रीवियस ईयर भी लगाना ही लगाना है, प्लस साथ में अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। नहीं लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, आप स्लो लर्नर हो, ठीक है, टाइम की कमी है आपके पास, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, बट लगा लेते हो तो सोने पे सुहागा है मेरे सजेशन से। मैंने जरूर लगाए थे, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। अब सर ये इंजीनियरिंग आपका सिविल सर्विसेज में भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है? नहीं होता है साहब, किसी जमाने में हुआ करता था, अब वो हट गया है, ठीक है। तो वहां पे कभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में किसी जमाने में ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था और उसके जो क्वेश्चंस थे बड़े ही शानदार हुआ करते थे। अभी मैंने ये देखा है कि वो क्वेश्चंस कई बार अभी भी हूबहू आ जाते हैं और एग्जाम में जब एक दो सवाल देखा हुआ दिख जाता है तो बड़ा ही मजा आता है। मेंस एग्जामिनेशन तो वहां पे आपके इंजीनियरिंग का होता ही होता है, तो मेंस का तो पेपर हमेशा मैं कहता हूं कि पिछले 5 साल का लगा के जाओ, बट अभी हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मेनली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको मदद करेंगे ये डिसाइड करने में कि साहब आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे है या ट्रैक से, ठीक है, रेलगाड़ी आपकी उतर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगला, ठीक है, टाइम इज प्रीशियस, सबको पता है कि टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा मत पढ़ना, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, एग्जाम निकालने के लिए सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है। तो एक्सपर्ट बनने के चक्कर में कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साहब मैं ये किताब भी पढ़ लूं, उस टीचर के भी नोट्स देख लूं, उसके भी नोट्स देख लूं, उस टॉपर के भी नोट्स देख लूं, तो एक ही सब्जेक्ट पे इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया कि आप उस सब्जेक्ट को 3-4 महीने दे गए। 3-4 महीने जब आप दे जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस तो बहुत आ जाता है, बट जब आप रियलिटी को रियलाइज करते हो, असलियत को जब आप असलियत से वाकिफ होते हो, तो आपको यह पता चलता है कि सर मेरे 3 से 3.5 महीने में एक ही सब्जेक्ट में मैं डूब गया, एक ही सब्जेक्ट पे मैंने समय बर्बाद कर दिया। तो एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, किसी अच्छे टीचर का क्लास नोट्स ले लो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक रख लो, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, गेट के और ईएससी के हो पाए तो सिविल सर्विसेज के, नहीं हो पाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल सख्त हिदायत दे रहा हूं यहां पे। अब वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पे क्यों काम करना है, क्योंकि जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो उसको सॉल्व करते वक्त मुझे ये देखना है कि एग्जाम में टेक्निकल पेपर में मेरे पास एक सवाल सॉल्व करने के लिए कितना समय है। 180 घंटे में आपको 150 सवाल सॉल्व करने होते हैं, तो लगभग लगभग आपके पास 72 सेकेंड रहते हैं एक सवाल को पढ़ने में, समझने में, जवाब पे पहुंचने में और गोला भरने में, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस के लिए एक सवाल के लिए आपके पास लगभग लगभग 72 सेकेंड्स रहते हैं, ठीक है, 72 सेकेंड्स रहते हैं, लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय रहता है। तो अब इसीलिए टाइम मैनेजमेंट मैटर कर जाता है, टाइम मैनेजमेंट मैटर कर जाता है, क्योंकि मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि हमेशा आप 150 के 150 सवाल पढ़ के आना पेपर में। क्यों? क्योंकि कई बार लोग पेपर स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं और पता चला कि पेपर के अंत में या बीच के किसी हिस्से में ऐसे एरिया से सवाल थे जो कि मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में थे और जो कि मेरे लिए काफी आसान थे, जो कि मेरे लिए केक वॉक था, जो कि मेरे सिलेक्शन को पक्का कर रहे थे, बट मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि पहले पेपर को स्कैन करो और सबसे पहले उसमें जो आसान सवाल है उनको सॉल्व करो, जिस जगह पे आसान सवाल है उनको सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन से ही अपना पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो।
तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, जरूर घड़ी देख के सॉल्व करो। स्टार्टिंग में शायद स्पीड ना बन पाए आपकी, घबराना मत, परेशान मत होना, पर जैसे जैसे समय बीतेगा आपका टाइम बेटर हो पाएगा। देखो, कोई भी रनर या कोई भी धावक पहले दिन 100 मीटर रेस नहीं जीत सकता, बट हाँ, वो 1 साल कंसिस्टेंटली अगर प्रैक्टिस करता रहता है, ठीक है, डेली अपना स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, तो डेली 1-1 सेकेंड अगर कम भी करता है तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है उसकी रेस में अंत तक आते आते। तो आपके भी टाइम मैनेजमेंट में काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा समय रहते, बट आपको ये निगरानी में रखना पड़ेगा, इसे गौर करके रखना पड़ेगा, इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, राइट। फिर अब अगर हम आते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक, तो देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक एक ऐसी सिली मिस्टेक है जो कि आपको क्षमादान प्रदान नहीं करती है। पता चला एग्जाम में आपने 2 इंटू 2 4 की जगह पे 6 लिख दिया, जिससे आपका ऑप्शन गलत हो गया, आपका जवाब गलत हो गया। आपको सब कुछ आता था, उस क्वेश्चन का आपको A to Z पता था, उसका आपको कंसेप्ट पता था, आपने सही एक्सप्रेशन लिखा, बट गुणा भाग करते समय आपने उसको गलत सॉल्व कर दिया या गलत आंसर पे पहुंच गए, जिसकी वजह से आपका पूरा समय बर्बाद हो गया। तो कोशिश करिए जब आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपने कैलकुलेशन स्किल को इंप्रूव करें, और जहां पे गलती कर रहे हैं उस गलती को बार बार दोहराओ ना, हमेशा गलतियों को कम करते जाओ। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज में गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को याद रखो, रैदर एक मिस्टेक ऑफ बुक बनाओ, हर बार अपनी मिस्टेक को लिखो और उन मिस्टेक को कुछ कुछ समय बाद, ठीक है, आप गौर करते रहो और उन्हें रिपीट ना करो, राइट। जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ एनालिसिस भी कहते हैं। सेल्फ एनालिसिस केवल आपका मिस्टेक्स के लिए नहीं होगा, सेल्फ एनालिसिस ये भी होगा कि यार मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा अच्छा है, यार मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अच्छा मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा अच्छा है, बट एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और वो भी स्कोरिंग होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल पोर्शन भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल मेरा अच्छा खासा स्ट्रांग है, क्योंकि 90 से 99 की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, रैदर 50 से 90 पहुंचना ज्यादा आसान होता है। तो 50 से जब 90 पहुंचते हो तो कम एफर्ट में आप मैक्सिमम आउटपुट ले लेते हो। तो सेल्फ एनालिसिस करिए कि आपके वीक एरिया क्या है, ठीक है, और उनको स्ट्रॉन्ग एरिया में बनाना है। स्ट्रॉन्ग एरिया को तो स्ट्रॉन्ग रहने देना है, उसको वीक तक नहीं गिरने देना है। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, और साथ में वीक को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग को हम स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गर करने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी या समय बर्बाद होता है। बट वीक को जब हम वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं तो मेरा कम एफर्ट कम समय में मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिल जाता है। हाँ, जब सब स्ट्रॉन्ग पे आ जाए तो आप अपने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले एरिया को भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट ले जा सकते हो। तो ये सेल्फ एनालिसिस का फायदा होता है कि मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, उन गलतियों को कैसे इंप्रूव करूं, कैसे बेहतर करूं। ठीक है साहब, ये भी हो गया। अब बहुत बड़ी आपकी एक चीज है, हथियार है कि रिवाइज 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 रिवाइज। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन डे होगा उस दिन आपको सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स का डेटा पता होना चाहिए। उस दिन साहब आपको सारे सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन डे पे रिप्रोड्यूस करने हैं, राइट। तो अब वो रिप्रोड्यूस आप तब कर पाओगे एग्जामिनेशन में जब आपको डेटा याद होगा, कंसेप्ट याद होगा, थ्योरी याद होगी, डेफिनेशन याद होगा, असम्पशन याद होगा। ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये तभी याद होगा जब आप रिवीजन करोगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजों को आप समय रहते भूलते जाओगे और पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो अगला सब्जेक्ट या बहुत सारे सब्जेक्ट अपने तर्कश में ऐड करने से बेहतर यह है कि आप पिछले सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी करते जाओ, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पता चला आगे तो बढ़ते गए बट पिछले पद चिन्ह हम भूलते गए कि हम कहां से आए हैं, वो सब भूलते गए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, राइट। अब शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कई बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। चिंता मत करिए, जल्दी उस पर एक सेशन लेके आएंगे कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। बट शॉर्ट नोट्स स्टूडेंट क्या करते हैं, समय को बचाने के लिए या समय की चोरी करने के लिए वो टॉपर के शॉर्ट नोट्स या किसी दूसरे स्टूडेंट के शॉर्ट नोट्स चुरा लेते हैं, ठीक है, या मांग लेते हैं। चुरा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चोरी करके ले आए, आपने अपने आप से चोरी करी, अपने शॉर्ट नोट्स ना बना के दूसरे के शॉर्ट नोट्स से काम चला रहे हो। इससे होता क्या है,
कि देखो जो भी इंसान ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स एक बड़ा ही पर्सनल अफेयर रहता है। ठीक है, पर्सनल अफेयर इसलिए रहता है, जब मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो कुछ सब्जेक्ट जो मेरे बहुत ही स्ट्रांग थे मैंने उनको बड़ा ही शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और जो सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे उनके शॉर्ट नोट्स मेरे डिटेल्ड थे। तो अब अगर कोई दूसरा स्टूडेंट मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ता है तो जो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग थे वो उसे लेस इंपॉर्टेंट लगेगा और शायद वो उसका वीक हो, राइट। तो उसके सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो उसका वीक था वो और वीकर हो गया, ठीक है, और जो उसका स्ट्रांग था शायद वो मेरा वीकर था, उसमें उसका समय वेस्ट हो गया। तो हर एक इंसान का अपना एक पर्सनलाइज्ड शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जिसमें वो अपनी दिक्कतों के हिसाब से चीजों को लिखेगा। लाइक किसी को फॉर्मूला याद हो जाता है, किसी को डेफिनेशन याद नहीं होती, किसी को डेफिनेशन याद हो जाती है उसे फॉर्मूला और उसके एक्सप्रेशन याद नहीं रहते। तो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं कि आप अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप अपना साहब खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये बहुत ही पर्सनल अफेयर होता है, किसी के दूसरे के शॉर्ट नोट से काम नहीं चलता जनरली, राइट। अब टेस्ट सीरीज, साहब टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ तो लिया बट अब जो पढ़ा क्या मैं उसे रियल टाइम सिचुएशन में एग्जीक्यूट कर पाता हूं? तो ये चीज को चेक करने के लिए हम टेस्ट का सहारा लेते हैं। टेस्ट सीरीज की मदद से हम ये चेक करते हैं कि एग्जाम में जो पूछा आएगा, क्या एग्जाम की जो तैयारी चाहिए क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। तो एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए। गेट वाला की टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है। इस बार हम ईएस की टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमने लॉन्च कर दी है, जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। हमारे पास हर ब्रांच की वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की। तो टेस्ट सीरीज में ये पता चलता है कि मैं 3 घंटे में ये 150 सवाल, ठीक है, 2 घंटे में मैं ये 100 सवाल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उस लिमिटेड टाइम में मैं कितने सवाल पढ़ पाता हूं, और जो सवाल पढ़ता हूं उसमें से कितनों को मैं समझ पाता हूं, कितनों को मैं करेक्ट करता हूं, कितनों को मैं गलत करता हूं तो कंसेप्चुअल मिस्टेक कितनों में होती है, सिली मिस्टेक कितनों में होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक कितनों में होती है। तो इन सारी चीजों का डेटा आपको मिल पाएगा और आप इसके बाद ये एनालिसिस करोगे कि यार मेरे साथ ये चीजें गलती हो रही है, मैं थ्योरी की डेफिनेशन नहीं याद कर पा रहा हूं, या मुझे ये पर्टिकुलर, ठीक है, सब्जेक्ट में ये चैप्टर बड़ा कमजोर लग रहा है, इससे मेरा, ठीक है, सवाल जब भी आता है तो मैं नहीं सॉल्व कर पाता हूं, मेरी सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज आपको एक आईना दिखाएगी प्रिपरेशन का कि आपने क्या तैयारी करी है। और टेस्ट सीरीज लगभग अगर अक्टूबर में स्टार्ट करते हो तो फरवरी में पेपर है, आपके पास इनफ टाइम रहेगा चीजों को इंप्रूव करने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए काफी इनफ टाइम रहेगा। कहोगे, अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे तो टेस्ट सीरीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए, उस पर भी मैं एक अलग से सेशन बना दूंगा आप लोगों के लिए, बट आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आखिरी महीने में साहब हम क्या करें? तो आखिरी महीने में आप अपना रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन किससे करें? डिटेल नोट्स से कर सकते हो, प्रिफरेबली शॉर्ट नोट्स करना चाहिए, ठीक है। हर दिन एक पेपर दो शेड्यूल के हिसाब से। कभी ये पेपर आप सुबह, ठीक है, आपका जो फर्स्ट स्लॉट होगा पेपर का उस समय पे दो, ठीक है। कभी ये पेपर आपका 2 बजे का जो स्लॉट रहता है उस उतने बजे, शायद आपका जो स्लॉट रहता है 10 से 12 रहता है और 2 से 5 रहता है, तो कभी मैं 10 बजे पेपर दूंगा, कभी मैं 2 बजे पेपर दूंगा। इसलिए मैं इस समय पे पेपर दूंगा क्योंकि मैं अपने दिमाग को इस समय पे एक्टिवेट करना चाहता हूं, ताकि जिस दिन मेरा एग्जाम हो मेरा दिमाग एक्टिवेट करने पे एक्टिवेशन मोड में आ जाए और मुझे उस समय पे नींद या उदासी ना छाए, राइट। तो मैं डेली एक पेपर सॉल्व करना चाहूंगा, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। अब आपको वो सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जो कि आसान है, रेदर आप उन सवाल्स को पिकअप कर सकते हो, ठीक है, जो आपके सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, जो आपके सॉल्व नहीं हुए उनको पिकअप कर सकते हो। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। और शायद आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप ऐसा ही और कोई स्ट्रैटेजी वीडियो भी चाहते हो। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक गाइस, जय हिंद।